जय हिंद साथियों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी जो अध्ययन सामग्री है उसमें हमने सबसे पहले वर्णों को देखा, वर्णों की परिभाषा देखी और उसके पश्चात हमने स्वर पढ़े, स्वरों की परिभाषा देखी और स्वरों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सबको देखा, जिसमें स्वरों का विभाजन हो गया, स्वर हो गए, स्वरों की संख्या हो गई, उनकी क्रमबद्धता हो गई आदि। इन सब बातों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके साथ साथ स्वरों का उच्चारण, कौन से स्वर का उच्चारण कहाँ से होगा, कौन सा स्वर दीर्घ है, कौन सा लघु है, ह्रस्व इत्यादि हमने स्वरों से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ी है और कोशिश की कि स्वरों से संबंधित जितने भी प्रश्न बने वो सब हम बहुत अच्छे से क्लियर करें। तो हमारा जो स्वर बिंदु था, जो स्वर थे, वो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। अब उसी से संबंधित हम एक श्रृंखला लेके आए हैं। स्वरों से संबंधित हमारी एक प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, या कहें कि पिछली जो भर्ती परीक्षाएं रही है उन भर्ती परीक्षाओं में स्वर चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर हम जिक्र करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस अध्याय में, इस प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों उन प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा जो स्वरों से बन रहे हैं और कितने प्रश्न उनसे बन सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और आगामी परीक्षाओं में भी वो प्रश्न शायद हो सकता है आपको दिख जाए, या स्वरों से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा जो स्वर से बन रहा और हमसे छूट जाए। तो आइए बढ़ते हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, वाक्य में जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द का जो व्यवहारिक अर्थ है वो क्या हो जाता है दोस्तों? अनुशासित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुशासित हो जाता है। और कैसे होता है इसको हमने सबसे जो पहली क्लास थी, जब हमने वर्ण विचार शुरू किया था और शब्द, पद, वाक्य, भाषा इत्यादि को हमने समझा था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। आप क्लास को अटेंड करिए, उसको देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है, क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। देखिएगा, हमने जब अध्ययन शुरू किया था, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और क्या होता है? ये निरर्थक होते हैं। कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? शब्द। क्या है? शब्द। देखिएगा, शब्द के विषय में भी हमने उसी क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, फिर भी एक छोटे स्वरूप में मैं आपको बता देता हूँ। शब्द क्या होता है कि शब्द एक स्वतंत्र बिंदु है दोस्तों। शब्द का जब स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। क्या होता है? बहुत सारे अर्थ निकलते। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द आपके समक्ष उच्चारित किया अभी, बादल। क्या उच्चारित किया? बादल। अब आप बताइए, सिर्फ मैंने बादल शब्द का इस्तेमाल किया, बादल शब्द का वाचन किया, बताइए आपके मन मस्तिष्क में बादल के कितने अर्थ आ रहे हैं? सोचिएगा, एक मिनट के लिए सोचिएगा, बादल के कितने अर्थ आप ग्रहण कर सकते हो? सोचिएगा। सोच लिया? देखिएगा क्या क्या आया होगा। सर, एक तो बादल का अर्थ पानी देने वाला बादल आया। एक बादल का अर्थ क्या आया हमारे दिमाग में? किसी लड़की का नाम आया। एक अर्थ क्या आया? हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस या किसी पर, कहीं पर आपने किसी जानवर का नाम भी सुना हो। तो बादल के तीन अर्थ तो हमारे दिमाग में वैसे आ गए। ठीक है दोस्तों, बादल शब्द मैंने स्वतंत्र रूप से आपके सामने प्रयोग किया था। तो बादल के आपने कितने अर्थ लिए? तीन अर्थ ले लिए। कितने अर्थ ले लिए? तीन। लेकिन मैं इसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त करता हूँ, वाक्य में प्रयोग करता हूँ और उसके पश्चात आपके मन में क्या अर्थ आता है इसको आप बताइएगा। मैंने बोला, आज बादल उमड़ घुमड़ कर आए। बताओ, इस वाक्य में बादल शब्द का आप क्या अर्थ लोगे? क्या अर्थ लोगे? वही पानी देने वाला बादल। क्या लोगे? पानी देने वाला बादल। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? बताइए, वाक्य में प्रयुक्त, मैंने बादल को वाक्य में प्रयुक्त किया कि नहीं किया? किया। बताओ, उसका अर्थ अनुशासित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर, अनुशासित हुआ। जैसे ही मैंने बादल शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया, उसका शब्द क्या हो गया? अनुशासित हो गया। जब बादल शब्द मैं स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर रहा था तब उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो
जब ये अनुशासित हो जाएगा तो उस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर पद। ठीक है दोस्तों, शब्द हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। अक्षर दोस्तों आपने देखा होगा, वो ध्वनियाँ जो उच्चारित रूप में हमें देखने को मिलती है उन्हें अक्षर कहा जाता है। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता था। पद दोस्तों किसे कहेंगे, पद की परिभाषा एवं पद क्या होता है, जब किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है और उसका जो अर्थ है वो निश्चित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है, हमारे इच्छित या हमारी इच्छा के अनुसार वो शब्द अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और 5वां ऑप्शन है आपका नॉट, NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। तो हमारे प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर। इस प्रश्न से संबंधित क्लास प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसमें देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। आइएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में अ और आ किस प्रकार के स्वर हैं। देखिएगा दोस्तों, जब हमने स्वरों का अध्ययन किया था तो स्वरों के उच्चारण से संबंधित भी एक क्लास ली है हम लोगों ने, और उसमें बहुत अच्छे से सभी स्वरों के उच्चारण स्थान को देखा था और उससे संबंधित सूत्र भी हमने लिखे थे, और उन सूत्रों को बहुत आसानी से हमने याद किया था, बहुत आसानी से याद किया था। आप क्लास देखिएगा, फिर भी हम यहाँ उसका जिक्र करते हैं कौन से सूत्र में कौन से वर्ण या कौन से स्वरों का उच्चारण हो रहा था दोस्तों। देखिएगा, तालव्य जो स्वर थे वो कौन कौन से थे दोस्तों, तालव्य का यहाँ मतलब हो जाएगा तालु से किन किन स्वरों का उच्चारण हो रहा था, तो वो जाएंगे दोस्तों आपके ई और ए, इचु यशानाम तालु। याद करिएगा उस सूत्र को, इचु यशानाम तालु। तो हमारा जो तालव्य स्वर है वो कौन कौन से, ए। बताइए दोस्तों, मुर्दा से किस किस को बोला गया था, मुर्दा से हो जाएगा मूर्धन्य, ऋतु ऋषाणाम मुर्दा। बताइए ऋ का उच्चारण स्थान क्या था, मुर्दा। क्या था, मुर्दा। बताओ, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, कंठे। क्या हो जाएगा, कंठे। याद करिएगा दोस्तों, सूत्र याद करिएगा, अकुह विसर्जन्याम कंठे। बताइए कंठ से कौन कौन से स्वर का उच्चारण होगा, आ और आ। कौन कौन सा हो जाएगा, आ। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आइएगा अगले ऑप्शन पे भी विचार करते हैं, औष्ठ्य ध्वनियाँ। औष्ठ्य ध्वनियों में याद कीजिए दोस्तों, सूत्र हमने पढ़ा था उपमध्यनियाम औष्ठ्य। क्या पढ़ा था, उपमध्यनियाम औष्ठ्य। बताइए ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, औष्ठ। क्या हो जाएगा, औष्ठ। और 5वां नॉट, इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं होगा। हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कंठ ध्वनियाँ। क्या हो जाएगा, कंठ ध्वनियाँ, अर्थात अ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ कंठोष्ठ या कंठोष्ठ ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर, और पहला ऑप्शन है ए। बताइए अ का उच्चारण स्थान क्या है, वही सूत्र आपको याद करना है। सूत्र क्या याद करोगे, अकुह विसर्जन्याम कंठे। बताइए अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। बताइए हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, 2 नंबर। और 2 नंबर में क्या कौन सी ध्वनि है दोस्तों, कौन सा स्वर है, ओ। बताइए ओ का निर्माण किससे हुआ था, याद करिए उस क्लास को। बताइए ओ का निर्माण किससे हुआ था, आ प्लस उ से, आ प्लस उ से। अब फिर याद करिए, बताइए अ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ। क्या था, कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ। क्या था, ओष्ठ। बताइए इन दोनों के मिलन से क्या बना, ओ। तो बताओ ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। बताइए हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 नंबर। क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हम 2 ऑप्शन पर और विचार कर लेते हैं। बताइए ऊ कौन सी ध्वनि है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी प्रश्न में बोला था। बताइए ऊ जो स्वर है वो हो जाएगा
उपमध्यन्याम ओष्ठे, कहाँ से हो जाएगा? ओष्ठ से। और इसने क्या पूछा था दोस्तों? कंठोष्ठ। क्या पूछा था? कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है, कंठोष्ठ स्वर कौन सा है? इसके बाद ई का अगले, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बताइए ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? याद करिए किसी प्रश्न में मैंने सूत्र बोला था, क्या बोला था? इचु यशनाम तालु। बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। हमें किससे मतलब था? कंठोष्ठ ध्वनि नहीं है। और पांचवा ऑप्शन आप सभी की परीक्षा में आ ही रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो इस तरह से हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो बनी रहेगी। हम किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात उस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों की हम प्रश्न श्रृंखला लेके आएंगे। और विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर भी हम बहुत अच्छे से विचार करेंगे और प्रत्येक बिंदु पर हम विचार करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन पर हम विचार करेंगे कि ये ऑप्शन आखिरकार सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की दृष्टि से दोस्तों कौन सा शब्द या कौन सी इकाई ऐसी है जो अर्थ व्यक्त करती हो और कैसी हो? सबसे छोटी हो। आइएगा ऑप्शन देखते हैं। विकल्प नंबर 1 में वाक्य दिया दोस्तों, वाक्य अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती है। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है दोस्तों? वर्ण। आपको पता है दोस्तों वर्ण निरर्थक होते हैं, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उच्चारित होती है। शब्द क्या है दोस्तों? अर्थ की दृष्टि से शब्द भाषा की या कहें कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। शब्दों से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है शब्दों के व्यवस्थित क्रम को और एक इच्छित अर्थ को प्राप्त करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। हम जिस अर्थ को चाहते हैं उस अर्थ को कौन प्रकट करता है दोस्तों? वाक्य प्रकट करता है। और शब्दों के सार्थक समूह को, एक व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वाक्य। और वाक्य में जिनको प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। मौजूदा विकल्प के अनुसार दोस्तों अगर इसी जगह किसी वाक्य में अगर यहाँ पर पद भी होता तो हम पद पर भी विचार करते। ठीक है दोस्तों। और पांचवा क्या है? पांचवा आप जानते हो, NOT नॉट बोले तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर शब्द। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समवृत्त स्वर है? दोस्तों याद करिएगा, हमने कक्षा में बहुत अच्छे से इनको समझा था। समवृत्त वह ध्वनियाँ होती है जिनके उच्चारण में हमारा मुख लगभग बंध के समान होता है। याद करिएगा, हमने बहुत अच्छे से समझा था। कैसा होता है दोस्तों? बंद होता है। अर्ध समवृत्त जिसमें हमारा मुख कम खुलता है, अर्ध विवृत जिसमें हमारा मुख खुलता है, विवृत जिसमें हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है। देखिएगा अ किस प्रकार की ध्वनि थी दोस्तों? तो अ थी दोस्तों हमारी अर्ध विवृत ध्वनि। कैसी थी? अर्ध विवृत ध्वनि। यही समझा था हमने। अ का उच्चारण में दोस्तों कैसा होगा? हमारा मुख आधा खुलेगा। कैसा खुलेगा? आधा। जब अ में आधा खुल रहा है तो आ में कैसा खुलेगा? पूरी तरह से खुलेगा। और इसे ही क्या कहा गया था? विवृत। क्या कहा गया था? विवृत। बताइए दोस्तों ए किस प्रकार का स्वर था? अर्ध संवृत था, अर्ध विवृत था या विवृत था? सोचिएगा थोड़ा सा। हमने उस क्लास में जो देखा था उसका हम आपने सभी ने उसको पढ़ा था। देखिएगा आई जो ध्वनि है वो कैसी है दोस्तों? अर्ध विवृत है। कैसी है? अर्ध विवृत है। कैसी है? अर्ध विवृत है। और अर्ध विवृत का मतलब भी क्या है दोस्तों? जिसके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता हो। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों?
समृद्ध। ई कौन सी ध्वनि है? समृद्ध। कैसी है? समृद्ध। और इसके उच्चारण में हमारा मुख कैसा खुलता है दोस्तों? बहुत कम खुलता है। कैसा खुलता है? बहुत कम खुलता है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। और पांचवा क्या है? नॉट, एनोट इनमें से कोई नहीं। ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ई। ई किस प्रकार की ध्वनि है? ई किस प्रकार का स्वर है? तो क्या हो जाएगा हमारा जवाब? समृद्ध। क्या हो जाएगा? समृद्ध। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्य स्वर है? कौन सा स्वर है दोस्तों? पश्य स्वर है। याद करिएगा, ये जिह्वा स्थान के आधार पर पूछा गया प्रश्न है। जिह्वा स्थान के आधार पर हमने स्वर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्य। कितने भागों में बांटा था? अग्र, मध्य और पश्य। याद करिएगा, मध्य में कौन सा था दोस्तों? आ। कौन सा था? आ। आइएगा देखते हैं, ई कौन सा था दोस्तों? बताइएगा। ई हमारा अग्रभाग था। कैसे बनाया था हमने? इस प्रकार से हमारी जो जिह्वा है उसको ऐसे बनाया था हमने। यहाँ क्या लिखा था? अग्रभाग। ये कौन सा था? मध्य भाग। ये कौन सा था? पश्चिम भाग। बताइए मध्य कौन सा हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। बताइए ई कहाँ से आया था? अग्रभाग से। तो ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। ई कौन सा स्वर है दोस्तों? अग्र स्वर है। बताइए अ कौन सा स्वर है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य स्वर हो जाएगा। बताइए ए कौन सा स्वर है? तो ए हो जाएगा दोस्तों अग्र स्वर। ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। हमने बहुत अच्छे से दोस्तों इनको समझा था, कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य है और कौन सा पश्य है। बताइए ओ कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा दोस्तों पश्य स्वर। हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इसने पूछा था इनमें से कौन सा पश्य स्वर है। बताइए ए कौन सा है? अग्र स्वर है। अ कौन सा है? मध्य स्वर है। ए कौन सा है? अग्र स्वर है। ओ कौन सा है? पश्य स्वर है। और पांचवा तो आप जानते हो, पांचवा विकल्प आजकल परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है, नॉट इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर ओ। ओ कौन सी ध्वनि है? पश्य स्वर है। कौन सा स्वर है? पश्य स्वर है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, री ध्वनि है। री किस प्रकार की ध्वनि है, अर्थात री किस प्रकार का स्वर है? देखिएगा, इसने उच्चारण स्थान के नाम दिए हैं। क्या दिए है दोस्तों? एक बात का आपको हमेशा ध्यान रहे, प्रश्न में जो विकल्प मौजूद है, हमें उन्हीं विकल्पों में से सबसे उचित आंसर का चयन करना होता है। हमने क्या पढ़ा है, इस आधार पर हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारा जो अध्यापन का दायरा था वो संकुचित हो और प्रश्न का दायरा थोड़ा बढ़ जाए तो हम उसी हिसाब से उत्तर को खोजेंगे, यार मैंने तो ऐसा पढ़ा था और ऐसा मिलना चाहिए। नहीं, आपको उस विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके समक्ष आए तो उस प्रश्न में जो विकल्प मौजूद है उन विकल्पों के अनुसार सोच सको, समझ सको और उत्तर दे सको। देखिएगा, इसने पूछा है री ध्वनि किस प्रकार की है। अब री ध्वनि एक स्वर है और इसने दिया है ऑप्शन में क्या क्या दिया है, विकल्प क्या क्या दिए हैं, उच्चारण स्थान दिए। क्या दिए? उच्चारण स्थान। बताइएगा, हमने सूत्र याद किया था इचु यशानाम तालु। क्या हो जाएगा? इचु यशानाम तालु, अर्थात ई ऐसे स्वर हैं, ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। कहाँ से होता है? तालु से। तो ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। उसके बाद याद करिएगा, दंत्य वर्ण कौन कौन से थे? लिरी तुलसा नाम दंत्य। क्या हो जाएगा? लिरी तुलसा नाम दंत्य। लि, ल, स और त वर्ग आदि कहाँ से बोले जाएंगे? दंत से। कहाँ से बोले जाएंगे? दंत से। ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों मूर्धन्य। कैसा है? मूर्धन्य। याद करिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य या ऋतु रसाणाम मूर्धा। बताओ हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। री किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि है। कैसी है? मूर्धन्य, अर्थात री का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। हमने सीखा भी था, पढ़ा भी था, लिखा भी था, समझा भी था, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या समझा था? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है दोस्तों, हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर मूर्धन्य। और कंठ ध्वनियाँ कौन सी थी दोस्तों? कंठ ध्वनियाँ अ, आ,
अकुह विसर्जनयाम कंठे, तो ये भी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता है। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठे। क्या होता है? कंठे। और पांचवा आप जानते हो, पांचवा नॉट, एनओटी, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।